नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिल्पी स्टोरी स्टूडियो में। आज की कहानी है मेरी पत्नी का बलिदान। कहते हैं अक्ल भी तब आती है जब सब कुछ बिखर जाता है या सब कुछ तबाह हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी जिंदगी इस कदर बिखर गई है कि मैं चाहकर भी अब इसे संभाल नहीं सकता। मेरी पत्नी की लात मेरे सामने पड़ी है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था जैसे मानो जिंदगी खत्म हो गई हो। आज मुझे मेरी गलतियां नजर आ रही थी, मेरे गुनाह मेरे नजरों के सामने आ रहे थे। पर क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं अपनी गलतियों को देखकर? अब तो मैं चाहकर भी सुधार नहीं सकता। हाँ, जिंदगी भर तड़पता जरूर रहूंगा। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम बिमल है। मैं अपने माता पिता का इकलौता वारिस हूँ। मुझसे छोटी दो बहनें भी हैं, पर मेरे माता पिता और मेरी दादी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। बेटा था ना, शायद इसलिए हमेशा मुझे सबसे ऊपर रखा और मेरी बहनों को नीचे। पर मैंने कभी उन लोगों के तरफ ध्यान दिया ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मैं बहुत जिद्दी टाइप का था। शायद मेरे माता पिता का प्यार मुझ पर कुछ ज्यादा ही था, तभी तो मेरे हर जिद पर वो पूरा कर देते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ मांगा हो और वह पूरा ना हुआ हो। वहीं मेरी बहनों को तो जिद करने का हक ही नहीं था, क्योंकि वह बेटियां थी। खैर, जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। मैं पढ़ाई करने में भी कुछ खास नहीं था और मेरे माता पिता ने मुझे ज्यादा जोर भी नहीं दिया कि मैं पढ़ाई मन लगाकर करूं या कुछ भी। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उन्होंने चलने दिया। मैं कॉलेज में था जब मेरी मुलाकात रिया से हुई। मैं रिया को पसंद करने लगा था। शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, क्योंकि अक्सर वह मेरी तरफ ही देखा करती थी। धीरे धीरे उसका प्यार बहुत गहरा हो गया और एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने फौरन हाँ कह दिया, जैसे उसको भी इंतजार हो कि मैं कब उसे प्रपोज करूं। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अब तो पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं पूरा टाइम बस रिया रिया ही किया करता था। उसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता था। वह मुझसे जो भी कहती मैं करता। कभी वह मूवी देखने को कहती, तो कभी शॉपिंग करने को, तो कभी घूमने को, और मैं उसकी सारी बात मानता। पापा से पैसे मांगता। पापा बिना कोई सवाल के मुझे पैसे दे देते और मैं अय्याशी करता रिया के साथ। रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद रिया मुझे फोर्स करने लगी कि मैं नौकरी करूं। मैंने उसकी यह बात भी मान ली और एक नौकरी देखकर नौकरी कर ली। पर सैलरी ज्यादा नहीं थी, 10,000 महीने का था। पर मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं था। रिया ने तो मुझे बस नौकरी करने को कहा था और मैं कर रहा हूँ। जब मेरी पहली तनख्वाह आई तो मैं बहुत खुश था और वह तनख्वाह मैं रिया के हाथ में पकड़ा दिया। रिया खुशी से उछलने लगी और बोली, इतने सारे पैसे, चलो हम शॉपिंग पर जाते हैं। मैं उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हो गया और उसकी डिमांड पूरी करने लगा। नौकरी करते करीब 8 महीना हो गया था मुझे, और मैंने इन महीनों में एक बार भी अपने माँ बाप को 1 रुपया तक नहीं दिया था। सारे पैसे मैं रिया पर ही खर्चा करता था। एक दिन मैं रिया को फोन किया तो उसने फोन उठाया। मैंने कहा, रिया चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं, आज संडे है, घर पर मन नहीं लग रहा। रिया ने कहा, सॉरी बिमल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाकी जैसा भी हो मुझे बताना। रिया ने कहा ठीक है और फोन रख दिया। मैं अकेले घर पर काफी बोर हो रहा था, इसलिए मैं अकेले ही सोचा कि मूवी देख आता हूँ।
इतने सालों में आज पहली बार मैं अकेले मूवी देखने जा रहा था। मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था। रिया के साथ होता तो टाइम कैसे पास हो जाता पता ही नहीं चलता। पर आज मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। मैं आधी मूवी ही देखा और फिर बाहर निकल आया। ऐसे ही सड़क पर इधर उधर घूम रहा था कि अचानक से एक कॉफी शॉप पर मेरी नजर पड़ी। रिया एक लड़के के साथ कॉफी पी रही थी। मैं यह देखकर चौंक गया और उसके पास जाकर बोला, रिया, तुम यहाँ? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रिया ने कहा, आओ बिमल, बैठो यहाँ, इनसे मिलो, यह मेरे मंगेतर है। मैं रिया की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम शादी कर रही हो? रिया ने कहा, हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। परसों हमारी एंगेजमेंट है और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। यह अमेरिका में जॉब करते हैं। इनकी फैमिली भी काफी अच्छी है। साथ में बैठा लड़का बोला, रिया, यह कौन है? रिया बोली, यह मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। उस लड़के ने मुझसे हाय बोला। अभी मैं कुछ कहता कि रिया ने कहा, बिमल, अभी हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर रिया उस लड़के के साथ चली गई और मैं हक्का बक्का वहीं का वहीं बैठा रह गया। ऐसे कैसे वह कर सकती थी? वह तो मुझसे प्यार करती थी। फिर वह किसी और से शादी कैसे कर सकती है? कहीं वह मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? जरूर, रिया मेरे साथ प्रैंक कर रही है। वह मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ रिया को। मैं फिर घर आया। आधे घंटे बाद रिया का फोन आया और वह मुझे मिलने को बुलाई। मैं खुशी से उसे मिलने के लिए पहुंचा। रिया के पास जाकर मैंने कहा, रिया, यह कैसा मजाक है? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम ऐसा मजाक मेरे साथ कैसे कर सकती हो? रिया बोली, यह कोई मजाक नहीं है, हकीकत है। मैं सच में शादी कर रही हूँ। मैंने कहा, पर क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करती हो, फिर उससे शादी क्यों कर रही हो? रिया ने कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अपना स्टेटस देखा है तुमने? मैं तो बस अपना टाइम पास कर रही थी तुम्हारे साथ। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पैसे से मतलब है। और तुमने उस लड़के को देखा ना, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? काफी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और तुम जाकर देखो खुद को आईने में। मैंने कहा, रिया, देखो यह सब मजाक है तो बंद कर दो। रिया बोली, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? आज के बाद से तुम कभी भी मेरे पीछे नहीं आओगे, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे बस तुमसे अपना खर्चा निकलवाना था, इसलिए मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रही थी। पर अब मेरी शादी हो रही है और अब तुम्हारी और तुम्हारे पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रिया वहां से चली गई और मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट गया। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रह गया और फिर मैं नशे की हालत में पूरी रात सड़कों पर बिताई। मुझे तो होश भी नहीं कि मैं कब घर आया और किसके साथ, या कौन लाया मुझे, क्योंकि मैं इतने भी होश में नहीं था कि मैं खुद ब खुद घर आ सकूं। अब मैं रोज ही शराब पीता। काम पर से भी मेरा ध्यान हट चुका था। मेरे घर वालों को रिया के बारे में नहीं पता था और वे सब लोग मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे। एक दिन पापा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? तुमने ऐसी हालत क्यों बना ली है? मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन पापा ने कहा, देखो, हमसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। एक काम करो, तुम शादी कर लो। पापा ने जैसे ही शादी का नाम लिया, मैं मान गया। शादी इसलिए मैं नहीं करना चाहता था कि मुझे मेरा अकेलापन दूर करना है, बल्कि शादी मैं इसलिए करना चाहता था
क्योंकि मुझे शादी के नाम से अब एक नफरत सी हो गई थी। मेरे माता-पिता मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिए और फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी फिक्स कर दी। मेरे पापा ने मुझे लड़की की फोटो दिखाई थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को बहुत परेशान करने लगा। पीने की आदत तो अब मुझे लग ही गई थी, इसलिए मुझे अब बस पीने से मतलब था और अपनी पत्नी पर रौब दिखाने से। पीने की वजह से मेरी जॉब चली गई। इसका दोष भी मैंने अपनी पत्नी को माना और उसे खूब मारा। मैं अपने घर वालों के सामने भी उसे मारता। रोज मैं नशे की हालत में ही घर आता था। शायद इसलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। एक दिन मैं बिना नशे में घर आया। यह देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने बहुत प्यार से मुझे खाना परोसा, पर मुझे उस पर प्यार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं तो उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। मैंने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मैं चुपचाप खाना खाया और सोने के लिए जाने लगा, तो मेरी पत्नी ने कहा, रोज ऐसे ही घर आया करिए, अच्छा लगता है। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम्हारे अच्छा लगने के लिए मैं क्या पीना छोड़ दूं? इतना कहकर मैं वहां से चला गया। मैं पीने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिया, यहाँ तक कि बहनों की शादी के लिए जो माँ पापा ने गहने बनवाए थे, मैंने वो भी बेच दिया। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। मैंने वह गहने चुरा कर बेचे थे। जब यह बात मेरी पत्नी को पता चला, तो मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मुझे कहाँ उसकी बात समझ में आती थी। मैंने उसको डांट कर चुप करा दिया। मेरी बहन की शादी की बात भी चलने लगी। घर वाले तो बिल्कुल बेफिक्र थे कि शादी के लिए गहने और पैसे रखे हुए हैं, पर मैंने वह सारे गहने और सारे पैसे बेच दिए थे। जब मुझे यह बात पता चला कि मेरी बहन की शादी की बात चल रही है, मैं थोड़ा परेशान सा हो गया। घर की इज्जत का सवाल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो। अब मुझे कैसे भी पैसों का जुगाड़ करना था, पर इतना जल्दी इतना सारा पैसा इकट्ठा करना नामुमकिन था। मैंने एक एक रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पीना भी बंद कर दिया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे परेशान देखकर कहा, मैं जानती हूँ आप अपनी बहन की शादी से परेशान हैं। अगर मेरी मदद चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। मुझे अपनी पत्नी की बात बहुत खराब लगी। आखिर उसको क्या लगता था कि वह हर बात पर मुझे समझाने बैठ जाती थी। मैंने गुस्से से उसके 2 थप्पड़ मारा और कहा, मेरे मामले में तुम मत बोला करो। इस पर मेरी पत्नी ने भी गुस्सा होकर कहा, जब आपको शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, तो फिर आपने शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? आपके इस व्यवहार से आपके घर वालों का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं है। आपकी बहनें भी मुझे कुछ भी बोल देती है और मैं आपकी वजह से चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। आप सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मुझे उसकी बात कांटे की तरह चुभी। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ रोका किसने है? तुम जा सकती हो यहाँ से। उसने कहा, वाह, पहले तो शादी किया और अब बोल रहे हैं तुम जा सकती हो। आपको पता है हमारे घर में बेटियां शादी के बाद ऐसे नहीं जाती। हमारे घर में रिवाज है, मायके से बेटी की डोली और ससुराल से बेटी की अर्थी ही उठती है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ यहाँ सबसे मिलकर रहने की, पर कोई मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। मैंने गुस्से में कहा, अरे तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, जो करना है वह करो, पर कम से कम मेरा दिमाग तो मत खाओ। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। मेरी बहन की शादी की डेट फिक्स हो गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ से
वह सारे पैसे और गहने अपनी जगह पर मौजूद था। यह देखकर तो मैं बहुत हैरान रह गया था। मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए थे और गहने बेच दिए थे, फिर वह यहाँ पर कहाँ से आए? मैं तो दिन रात यही सोचता रहता, आखिर यह सब क्या था? मेरी बहन की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वह पैसा और गहना वहाँ कहाँ से? एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे परेशान देखकर कहा, वह पैसा और गहना मैंने ही रखा है। मैंने कहा, पर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से? जहाँ तक मुझे पता है, तुम इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि नौकरी कर सको, और ना ही तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं कि तुम्हें इतने सारे पैसे और गहने दे सके। कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी मदद की और आप हैं कि मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैंने ना आव देखा ना ताव और उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया। मुझे तो उसका धन्यवाद करना चाहिए था, पर मैं तो उल्टा उसी पर भड़क गया। भड़कना तो दूर, मैं तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, पर जब बात उसकी चरित्र की आती है, तो यह बात वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बस उसके ऊपर चिल्लाई ही जा रहा था। घर वाले भी सभी इकट्ठा हो गए थे। मेरी पत्नी यह बात बर्दाश्त न कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो उससे प्यार ही नहीं करता था। वह तो पत्नी बस नाम की थी मेरे नजर में। वह मरने से पहले ऐसा काम करके गई थी जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने किचन से चाकू लेकर अपना गला काट लिया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सभी घरवाले उसके पास जुट गए और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे पता था कि इसकी मौत से यहाँ पर बहुत तमाशा होने वाला है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाऊंगा। मैं कबर्ड से अपना कपड़ा निकालने लगा। कपड़ा निकालने वक्त मेरे हाथ में कुछ कागज लगे। जब मैंने उस कागज को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं जिस पर इतना बड़ा लालछन लगाया, वह तो मुझे बहुत बड़ी सबक सिखाकर गई थी। मेरे नफरत के बदले में उसने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दिया था। मैंने जिससे प्यार किया, उसने मुझे बीच चौराहे पर छोड़ दिया, और जिससे मैंने नफरत किया, वह मेरे लिए इस कदर खुद को निछावर कर दी। आज मुझे खुद से नफरत हो गई थी। माधवी की मौत के जिम्मेवार मैं ही था। किसी और की गलती की सजा मैं माधवी को दे रहा था। कितना पागल हूं ना मैं। कहते हैं भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, पर शायद भगवान अच्छे लोगों को अपने पास इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि मुझ जैसे लोग उन अच्छे लोगों की कदर नहीं कर पाते हैं। मैंने अपनी पत्नी की कदर नहीं किया और शायद यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज मेरे आंखों के सामने मेरी गलतियां दिख रही थी, पर मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दरअसल मेरी पत्नी ने वह पैसे और गहने अपनी किडनी और खून बेचकर इकट्ठा किया था। अब तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ बोलने तक के लायक नहीं था। माधवी के घर वालों ने पुलिस में केस भी कर दिया था। मैं खुद को माधवी का मौत का जिम्मेवार बताकर पुलिस के हवाले हो गया था। मैं जानता हूँ माधवी के मौत का जिम्मेवार मैं ही हूँ। माधवी बहुत अच्छी थी और उसकी अच्छाई का सिला मैंने यह दिया। जानता हूँ इसमें मेरे घर वालों की भी गलती है और सजा उन्हें भी मिलेगी। उनकी सजा यह होगी कि उन्हें अपने बेटे से बिछड़ना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि उनकी गलती क्या है। दरअसल हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना। अगर उनका बच्चा गलत रास्ते पर है तो उन्हें डांट कर मार पीट कर सही रास्ते पर लाना। पर मेरे माँ बापा ने ऐसा नहीं किया।
मैं जिस रास्ते पर चला उन्होंने चलने दिया। एक बार भी मुझे रोकने टोकने की कोशिश नहीं की और फिर मेरी शादी के बाद भी मुझे सुधरने का सबक नहीं सिखाया। उल्टा माधवी को ही गलत ठहराया। खैर, मैं खुशी खुशी फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे दिल में माधवी की जगह कोई नहीं ले सकता और माधवी के बिना तो जैसे अब कुछ है ही नहीं। आज माधवी सही मायने में प्यार का मतलब बता के गई थी, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर कर अच्छा किया? जानता हूँ कि अब मुझे सही गलत की समझ आ गई है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। अगर यह समझ मुझे माधवी के मरने से पहले आया होता, तो शायद मैं माधवी को खुश रख पाता। पर गलती भी तो मेरी थी। मैंने बिना सच जाने ही उसके चरित्र पर सवाल कर दिया था। अगर एक बार उसकी बात सुन लेता, तो आज माधवी जिंदा होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को कोई ना कोई सीख तो जरूर मिली होगी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।